चैंपियंस, तो बहुत 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 स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो है लाइट। यस, वन शॉट सीरीज शुरू हो चुकी है और अच्छे से चल रही बेटा। तो आज हम ये लाइट चैप्टर का वन शॉट बनाने जा रहे हैं, ताकि आज आपकी जिंदगी से ये लाइट चैप्टर की जो दुविधा है वो खत्म हो। अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। लाइट, तो लाइट मतलब क्या? सर लाइट हमें ये पता होती है कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट होती है, लाइट आगे जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साथ साथ में क्या है? डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, मतलब कैसी वेव है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव। डू नॉट रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम, कोई भी मीडियम चाहिए नहीं। लाइट को वहां से यहां तक आने में, सन से हमारे पास आने में उसे कोई भी मीडियम चाहिए नहीं। अच्छा, लाइट जो होती है ना, लाइट की कुछ स्पीड होती है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट है वेव। कैसी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब वेव है ना, तो इसके पास वेवलेंथ भी होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर को हम कहते हैं 10⁻9 मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी, आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। अच्छा, अब आगे थोड़ा रियलिटी में बढ़ते हैं। अगर गलती से आपने साइंस ले ली तो ये चीज पढ़ोगे, ठीक है? लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ फोटॉन्स। जैसे हमारी बॉडी किसकी बनी? एटॉम्स। एटॉम्स नहीं, एटम। तो लाइट किसकी बनी है? फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं हमारी बॉडी, सॉरी हमारी लाइट के अंदर। हाँ, लाइट क्या है? फोटॉन्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ होती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो जाए कैमरा, इधर देखा। हाँ, देखो अब ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। एक सुंदर सा प्रिज्म। प्रिज्म में मैंने क्या भेजा? व्हाइट लाइट को भेजा। व्हाइट लाइट जैसे अंदर की, प्रिज्म में से टुकड़ा होके बाहर आया, 7 कलर में बन गई वेव, है ना? अच्छा, ये वेव। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। वायलेट की वेवलेंथ 4000 से शुरू होती है। ऐसे ये राइट नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है? और रेड की वेवलेंथ जो होती है 7000, मतलब कुछ बुक में 7000 दिया होता है, कुछ बुक में 8000 दिया होता है। दोनों राइट है, क्योंकि 7000 से असल में ज्यादा है, 7500 के आसपास होता है। तो कुछ बुक में 7000 चलेगा। सर हमारे एक एग्जाम में 7000 8000 दोनों नहीं आएगा, उनको भी पता है क्वेश्चन क्या लिख रहा है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 7000 दे रहा, आप 7000 लेके चलिए, ठीक है? 4000 से लेके 7000 तक। 4000 वाली वायलेट होती है और 7000 वाली रेड होती है। ये हमेशा दिमाग में बैठा दीजिएगा। सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है ना विग्योर में, वो वायलेट की होती है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो क्या सर वेवलेंथ सिर्फ इतनी ही होती है? लाइट की वेवलेंथ इतनी होती? नहीं, ये जो है ये डेटा ये गलत है। क्या जी सर कुछ भी बोल रहे? अभी बोलते हो ये वेवलेंथ लाइट की 4000 से 7000 होती है, अभी आप बोलते हो गलत है। हाँ बेटा, ये वेवलेंथ लाइट की नहीं है, ये वेवलेंथ विजिबल लाइट की। किसकी? विजिबल लाइट की, जो हमें लाइट दिखाई पड़ रही है, जैसे मैं, तुम, आप, हम वो सब देख पाते हैं एक दूसरे को। तो वो कौन सी लाइट है बेटा? विजिबल लाइट। बट ऐसी भी लाइट होती है जो दिखाई नहीं देती है। लाइट दिखाई भी नहीं देती। अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उस पर रेड कलर की जो लाइट लगी होती है ना, इंफ्रारेड। चलो, इंफ्रारेड। रेड से बड़ा इंफ्रारेड, वायलेट से छोटा अल्ट्रावायलेट। जिसकी वेवलेंथ 4000 से एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है, ऐसी रेज को, लाइट को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट, यूवी रे। क्या कहते हैं? यूवी रे। और जो रे जिनकी वेवलेंथ 8000 से ज्यादा होती है, उसको हम IR, इंफ्रारेड कहते हैं।
ठीक है, ये हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, तो हम तो बड़े बड़े चश्मे पहनते, यूवी प्रोटेक्टेड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। और लाइट हमें दो नेचर शो करके देती है। ठीक है, ये तो लाइट का स्कैटरिंग का मतलब लाइट अलग अलग कलर में ये कैसे हो जाती है, डिस्पर्शन हो गया, विव योर कलर में अपने लाइट को अपने कंपोनेंट कलर में टूट गई लाइट। अब लाइट हमें दो है ना प्रॉपर्टी हमें शो करती है, दो चीजें शो करती है। क्या? एक तो हमें रिफ्लेक्शन नेचर दिखाती है और एक हमें दिखाती है रिफ्रैक्शन नेचर। ऐसे तो लाइट के और भी बहुत सारे नेचर है, बहुत सारे नेचर है। आप जानते भी नहीं होंगे लाइट के इतने सारे नेचर है, लेकिन वो आपको क्लास 12 में पढ़ोगे। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत सारी चीजें बेटा वो आप सब 12 में पढ़ोगे। अभी तो हम ये दो चीजों में खेलने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन नेचर। व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब ये आना टकरा के चले जाना, आना जाना, आना जाना। लाइट किसी सरफेस पे आके टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो उस नेचर को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन नेचर। बाउंस बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। चलो, ये आपका सरफेस है, ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, ये जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस को बनाया हुआ नॉर्मल। क्या? सरफेस को बनाया हुआ नॉर्मल। ये सरफेस, ये नॉर्मल, ये सरफेस, ये नॉर्मल। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस या फिर नॉर्मल। अच्छा, आई क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incident, and angle of reflection, angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. अच्छा, इसमें कुछ लॉ है। लॉ क्या है? LOVE नहीं, LAW है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? आने जितने एंगल से लाइट आती है उतने एंगल से आती है। ये सरफेस आई गई, इधर से भेजोगे ऐसे गई। भरतनाट्यम नहीं चल रहा, यहां पे ध्यान दे। ये नॉर्मल, यहां से लाइट आई ऐसे गई। ये जो है ये नॉर्मल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली रे, एंड नॉर्मल आने वाली रे, नॉर्मल जाने वाली रे। आई, नॉर्मल, गई। ये तीनों तीन एक ही प्लेन पे होते। देखो मेरा हाथ एक ही प्लेन पे है, तीनों तीन लाइन है ना सेम प्लेन। अब जैसे मैं बताऊं बेटा, मान लो यहां पे लाइट ऐसे आई, तो कैसे जाएगी बताओ? कभी भी लाइट आई तो सबसे पहले आपको बनाना होता है नॉर्मल। क्या बनाना होता है? नॉर्मल। ये ऐसे, तो इसका नॉर्मल लगभग ऐसे होगा। ये नॉर्मल जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से जाएगी। काम खत्म। रे आई, रे गई। अच्छा सर, ऐसे बताओ, इस पे ये आने वाली रे, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा? नॉर्मल बनाया। एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा। काम खत्म। क्लियर है? चलो, ये था आपका रिफ्लेक्शन नेचर। अब पढ़ते हैं मिरर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मिरर की। तो हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। तो आप बोलोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, नहीं, हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर। प्लेन मिरर मतलब सीधा मिरर, और कर्व मिरर मतलब ऐसे कॉनकेव वाला, कॉन्वेक्स वाला, जिसमें अंदर से चमक रहा होगा वो कॉनकेव। कॉनकेव की मतलब गुफा टाइप का अंदर से चमक रहा है, और कॉन्वेक्स मतलब ऐसे बाहर से चमक रहा है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगर ये प्लेन मिरर एक लूंगा, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो उसकी वजह से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? मैंने जिस साइज का ऑब्जेक्ट लिया उसी सेम साइज की इमेज बनी।
प्रॉपर्टी सेम साइज, उसकी हाइट सेम, पहला चीज नोटिस किया। दूसरी, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस, बट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। दैट डजंट मीन कि मिरर के पीछे बन रही है, एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, इनसाइड द मिरर, उसका मीनिंग होता है इनसाइड द मिरर। चलो थर्ड पॉइंट, बट अब अपना अगर राइट हैंड ऊपर करोगे तो उसमें लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, ऊपर लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपका राइट हैंड ऊपर होता है। दैट मींस इमेज कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज जो बन रही है वो रियल नहीं वर्चुअल है। वर्चुअल मींस अब जैसे ही मिरर टूट जाएगा वो खत्म, मतलब ऐसा कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो वो स्क्रीन है ना, वो जो आदमी जो मेरी इमेज बन रही है वो रियल में नहीं है, वो इमेज को आप पेपर में नहीं ले सकते हो। वो इमेज कब तक है, जब तक आप मिरर के अंदर देखोगे। रियल इमेज मतलब जिस इमेज को हम पेपर पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, उस इमेज को हम रियल कहते हैं। इतना समझ लो कि प्रोजेक्टर से जो इमेज बनती है वो रियल होती है। जैसे स्कूल वगैरह में प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर से ऐसे व्हाइट बोर्ड पे सामने से लाइट आती है, बनता है, वो इमेज रियल होती है। और जो मिरर के अंदर हम देखते हैं वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्लियर है? चलो कॉपी कर लीजिए इतना। चलिए अब बढ़ते हैं हम कर्व मिरर पे। कर्व मिरर में हमारे पास आता है कॉन्केव मिरर और दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मतलब ऐसे जिसमें बाहर से ऐसे पॉलिश किया हुआ है और अंदर से चमक रहा, बाहर से केमिकल लगा देते हैं ताकि वो अंदर चमके, और इसमें अंदर से केमिकल लगा देते हैं ताकि वो बाहर से चमके। ऐसे ये कॉन्केव। अब हम कुछ टर्म के साथ डील करना है, ऑलरेडी आपको सबको पता होगा, तो ये वन शॉट है, रिवीजन होगा तो थोड़ा फास्ट ही जाएंगे। चलो पोल। पोल क्या होता है बेटा, ये जो पूरा आपका कर्वेचर है इसका मिड पार्ट, सेंटर, इसको हम पोल कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रियल में कोई लाइन होती नहीं, इमेजिनरी लाइन, ऐसे आप डॉटेड भी बना दोगे तब तक भी चलते, इमेजिनरी लाइन। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास एक बड़ा सा कर्वेचर था, होलो मतलब अंदर से खाली, इसमें से मैंने इतना पार्ट कट कर लिया, इसका सेंटर ये था, है ना, मैंने इसमें से इतना काट दिया। अब इसमें पॉलिश कर दूंगा बाहर से, तो क्या मिरर बन गया, है ना। कौन सा मिरर बन गया, कॉन्केव। बट क्या इसका सेंटर तो वही था ना, जो इसका सेंटर था ना, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने नाम दिया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा, जिसमें से ये बना है, ऐसे पूरा सर्कल बनाओगे ना ऐसे, तो ये बनेगा। और इसकी जो रेडियस होती है ना, उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितने ये रेडियस से बना था, ये जो जिस कर्वेचर में से बना हो, उस कर्वेचर की रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस आता है सेंटर ऑफ फोकस, या जनरली आप फोकस भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ फोकस भी कह सकते हो। अच्छा देखिए, जैसे पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे, किसको बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे। देखो ये रे ऐसे आई, कर्व है, ऐसे टकरा के नीचे आ जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रे जो होती है ना, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में से पास करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, सेंटर ऑफ फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से पास करती है, उस जगह को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोकस या फोकस। क्लियर है? और जितने डिस्टेंस में होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ फोकस, but radius of curvature is radius of curvature distance between center of curvature and pole। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, r। आइए इसमें देखते हैं। चलो ये कर्व इस तरफ है, तो ये फोकस भी इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। P मतलब इसका आधा, P इसमें से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन इसमें से P में से और C में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलो C जिसमें से बना है उसका सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के बीच की दूरियां फिलहाल है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रे ऐसे आती है, प्रिंसिपल रे, प्रिंसिपल रे आई ऐसे चली गई, प्रिंसिपल रे आई ऐसे चली गई, जा तो रही है लेकिन अगर यहां से देखोगे तो ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से, ये रे ऐसे नीचे जाके ऐसे देखोगे, है ना, देखो ये देखो ऐसे देखोगे भाई तो कहां से आ रही है, यहां से आती हुई दिखाई दे रही, ये देखो ऐसे देखोगे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां से दिखाई दे रही है, एक पॉइंट में से आती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। क्लियर है? अच्छा, और इन दोनों के बीच की दूरियां को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, छोटा f। क्लियर है? रियल में रे तो यहां से आ रही थी लेकिन जब टकरा के गई ना तो ऐसा लगा कि यहां से जा रही है। ऐसा समझ लो यहां पे एक मिरर है, यहां पे एक मिरर है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं दिख रहा हूं, मिरर, मिरर के अंदर भी दिख रहा हूं और बाहर भी दिख रहा हूं। अब मुझे छोड़ो, इसमें देखो, इसमें क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं ऐसे हाथ ऊपर करूंगा तो वहां पे भी हाथ ऊपर होगा। चलो अब देखना, रे यहां से ऐसे गई अंदर, मान लो ये मार्कर है, ब्लू ब्लैक ब्लैक मार्कर, अब ये सॉरी ब्लू ले लीजिए, ये ब्लू ब्लू अच्छा लगता है, ये ब्लू ब्लू में से रे गई, टकराई, टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में गई तो तुम्हें क्या दिखेगा, मिरर के अंदर मार्कर दिखाई दे। क्या मिरर के अंदर मार्कर है? नहीं है ना, ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, ऐसा लग रहा है कि मार्कर जो है ना वो मिरर के अंदर है, यहां से रे ऐसे आ रही जैसे ये लाइट यहां से आ रही टकराने के बाद, अपनी जगह छोड़ दी है। क्लियर है ना? टकराने के बाद समझ में नहीं आ रहा कहां से आ रही, इधर क्या लग रहा है, कहां से आ रही है, आपको क्या लग रहा है, मार्कर अंदर है, मैं मार्कर कैसे नहीं ला रहा हूं, तो लग रहा है अंदर मार्कर हिल रही है, समझे ये बात। अब सारी रे आई ऐसे, ऐसे रे आई, ऐसे रे आई, यहां पे मिल गई, यहां पे मिल गई, इस पॉइंट पे, तो लगेगा कि यहां पे सारी रे मिल रही है, और यहां से ऐसे लग रहा है कि यहां पे सारी रे ऐसे दूर जा रही है, ऐसे दूर जा रही है, देखो यहां पे आती है रे ऐसे मिल जाती है, और यहां पर रे ऐसे आई और दूर। दैट्स व्हाई इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। और इस मिरर को कहा जाता है बराबर डाइवर्जिंग मिरर। वेरी गुड, डाइवर्जिंग मिरर, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, ये सारे पॉइंट क्लियर है। अब देखना, इसके साथ साथ एक चीज और लगा लेता हूं, इसको सब हटा देना, ये भी हटा देना। अच्छा, जनरली है ना, न्यूमेरिकल करते टाइम तुम्हें दिक्कत होती है कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अब आपको हमेशा पोल को कहां रखना है, ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा जो पोल है ना, इस पोल को कहां रखना है, ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे, एक्सिस पे। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, इस तरफ होती है -x और नीचे होती है -y। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो उसी तरीके से यहां पे इसको भी आपको ओरिजिन पर रख देना है। ये होता है +y +x, ठीक है, इस तरफ -x और -y, बस काम खत्म हो गया। अच्छा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ये डिस्टेंस कैसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? u। इस तरफ है -x एक्सिस में 1 2 5 10 20 30 40 जो भी डिस्टेंस है, माइनस से मेजर होगा। अगर इस तरफ होगा तो माइनस, अगर इस तरफ होगा तो प्लस। और जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके केस में हमेशा ही माइनस ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा ऑलवेज नेगेटिव। 99.99% न्यूमेरिकल में माइनस u ही रहेगा। अच्छा, इधर भी ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा -u। अगर इमेज मान लो इधर बन रही है, मिरर की
इधर ऐसे इस तरफ रियल इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस को हम कहते हैं v। क्या कहते हैं? v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर, ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर, तो दोनों नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, इस तरफ, तो पॉजिटिव। ठीक है, इधर तो नेगेटिव, उधर तो पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव, उधर तो पॉजिटिव। अच्छा, क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऐसे हाइट ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव। अगर हाइट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की हाइट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट हाइट, जनरली हम h कहते हैं, और इमेज की हाइट को हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। हम कहते हैं h डैश। क्या कहते हैं? h डैश। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब समझ में आ गया? इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, सॉरी इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और बताइए, और बेटा आपको एक चीजें याद रखनी देनी, फोकल लेंथ। कभी भी आपको कॉन्केव सुनाई दे, कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, चाहे कुछ भी कॉन्केव, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। एंड अगर आपको कॉन्वेक्स सुनाई दे, क्या देखिए सुनाई दे? कॉन्वेक्स, ये इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? देखो, फोकल लेंथ इधर है, फोकस इस तरफ नेगेटिव साइड है, तो मेजर करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। और इसका फोकस उस तरफ है, जीरो से उस तरफ है, तो पॉजिटिव। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इतना। चलिए अब हम बढ़ते बेटा रे डायग्राम की ओर, है ना। 6-7 जो रे 6-8 रे डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, हम पढ़ना होगा। लेकिन वो रे डायग्राम जब एग्जाम में आते हैं तो उस बनाने के पहले हमें कुछ रूल पता होना चाहिए था। ठीक है, रूल कह दो या जो चीज फिनोमिना बन रहा है उसे कह दो। चलो, ये सब चीज आपको तो पता है, ये आपका कॉन्केव मिरर। रूल नंबर 1, अगर पैरेलल लाइट को भेजोगे, पैरेलल लाइट को भेजोगे, रे अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइट आएगी, तो पैरेलल रे जो आती है वो कहां से पास करती है? एफ में से। पैरेलल रे एफ में से, पैरेलल रे एफ में से, पैरेलल रे एफ में से। इसका एफ रियल था, रियल एफ में से पास की, उधर एफ में से पास नहीं करेगी, चली जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कहां से गई है, ऐसे आई और ऐसे जा रही है। अगर यहाँ पे देखोगे ना, ऐसे यहां से देखोगे तो वो कहां से आती हुई दिखाई देगी? एफ में से आती हुई दिखाई देगी। यहां से अगर देखोगे तो कहां से आती हुई दिखाई देगी? वो एफ में से। देखो, यहां से देखोगे तो कहां से आती हुई दिखाई देगी? वो एफ में से। पैरेलल रे एफ में से पास करती है। अगर रे को एफ में से भेजोगे, कहां से बेटा? एफ में से भेजोगे तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल एफ में से, एफ में से पैरेलल, पैरेलल एफ में से, एफ में से पैरेलल, पैरेलल एफ में से, एफ में से जो भेजोगे वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये जाना कहां जा रही थी? एफ में से, बट गई कहां? पैरेलल। ये जा कहां रही थी बेटा? एफ में से, लेकिन हो क्या गई? पैरेलल। ये क्या जा रही थी? पैरेलल, बट कहां से गई? एफ में से। ये जा क्या रही थी? पैरेलल, बट कैसा लग रहा है? कहां से आ रही है? एफ में से। क्लियर है? आइए और दो रूल आइए देखते। रूल नंबर 3, देखो, पैरेलल एफ में से, एफ में से पैरेलल, पैरेलल एफ में से, एफ में से पैरेलल, और जो रे सी में से जाती है वो वापस सी से रिटर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस को 90 डिग्री पे टकराती है। जो सी में से जाने वाली रे होती है ना, वो सरफेस को 90 डिग्री पे टकराती है। 90 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। ऐसे इंसिडेंट को हम नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। 0 मतलब 0 डिग्री पे आई और वापस उसी सेम एंगल पे चली जाती है। यहाँ पे देखो, इसका टारगेट था कि वो सी में जाएगी, बट वो मिरर से वापस टकरा के वापस वहीं से रिटर्न हो गई। एग्री? चलो, अब ये बेटा मान लो कुछ एंगल पे लाइट ऐसे गई,
कितने एंगल पे बेटा, सपोज कोई एंगल पे गई और सेम उतने ही एंगल पे अगर मैं यहाँ पे आई और आर नहीं लिखी, अगर मैं थीटा थीटा लिखूं ना तो भी राइट है। अगर मैं यहाँ पे थीटा थीटा लिख दूं तो भी राइट है। उसी तरीके से यहाँ से अगर ये ऐसे है ऐसे, अगर मैं यहाँ पे थीटा और इस जगह में थीटा लिख दूं तब भी ये राइट है। क्लियर है? ये 4 रूल थे। अब इससे हम जुड़े हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, कॉनकेव के 6 और कॉन्वेक्स के 2। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बेटा, तो हमने मिरर के बारे में देख रखा है कि मिरर का सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, सारी चीजें, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है ना, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। और उसके कुछ जुड़े हुए हमने रूल भी देख रखे थे कि ये रूल से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम पहले लेंस के बारे में जान लेंगे कि लेंस में भी क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रूल होती है, और दोनों में जो सिमिलैरिटी है उस तरीके से हम रे डायग्राम बनाएंगे, ताकि आपको मिरर और लेंस की डायग्राम को है ना, मतलब एक जैसे ही कर पाओ कि इसमें ये सेम है, इसमें ये सेम है, ऐसे ऐसे दोनों डायग्राम है। आपको इंडिविजुअल अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे कि ये तुम्हारा कॉनकेव लेंस है और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर है। इसका जो सेंटर होगा जिसमें से ये बना हुआ है ऐसे, उसको मैंने नाम दिया 2f1, और यहां पे जो होगा उसको मैंने नाम दे दिया 2f2। इन दोनों का आधे डिस्टेंस को हम कहते हैं f1 और इन दोनों के आधा डिस्टेंस को हम कहते हैं f2। ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस। जनरली तुम्हारे वाले केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही होगा। ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो ये पूरा 20 और ये पूरा 20 होगा। आइए उसी तरीके से यहां पे f1 2f1 और f2 देन 2f2। जैसे उसमें C आता था, ये C है। ठीक है, उसमें एक ही सेंटर होता था, यहाँ पे दो दो सेंटर होंगे। इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये। बोलो कोई कंफ्यूजन? चलो इसमें भी रूल लगाते हैं। चलो रूल नंबर 1, अगर रे पैरेलल आती है, अगर रे पैरेलल आती है, पैरेलल रे कहां से जाती है? एफ में से जाती है। देखो अगर इधर से पैरेलल आई तो ये क्या होती है, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। रे ऐसे आई, यहां से ऐसे बेंड कर जाती है और एफ में से निकल जाती है। पैरेलल रे कहां से आती है? एफ में से। सेम रूल, पैरेलल रे कहां से गई? एफ में से। और पैरेलल रे कहां से आती है? ऐसे ये डाइवर्ज कर जाती है, ऐसे दूर चली जाती है। लेकिन जब यहां से देखोगे कि ये रे कहां से आ रही है, तो आपको कहां से आती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे कि यहां से आ रही है। एग्री? ऐसा लगता है कि ये जो रे आई है वो असल में भी कहां से आ रही है? एफ में से निकल के आ रही है। मतलब है भले एफ में से नहीं है, बट ऐसा लगता है जैसे एफ में से आ रही है। तो कैसी इमेज? वर्चुअल। और ये जो बेटा रे ऐसे गई और ये सीधा एफ में से जा रही है, तो रियलिटी मतलब यहाँ पे रियल इमेज मतलब रियल एफ में से जा रही है, और यहाँ पे वर्चुअल एफ में से। चलो सेकंड आएगा, पैरेलल रे एफ में से, पैरेलल रे एफ में से, पैरेलल रे वर्चुअल एफ, पैरेलल रे रियल एफ। अब अगर जो रे एफ में से जाती है, अगर जो एफ में से जाती है, यहां से वर्चुअल एफ, अगर रे एफ में से जाने की कोशिश की, कि उसका टारगेट था कि भाई हम जो जाएंगे तो हम एफ के पास जाएंगे, उसका टारगेट क्या था कि उसे एफ में जाना था, बट जा पाई नहीं। जैसे ही यहां पे पहुंची वो क्या हो गई? पैरेलल। अगर बेटा तुम्हारी रे एफ में से जाएगी, पैरेलल रे रियल एफ, पैरेलल रे वर्चुअल एफ, वर्चुअल एफ में से जाती है तो पैरेलल हो जाएगी, रियल एफ में से जाती है तो क्या हो गई? पैरेलल। बोलो क्लियर है? दो रूल हो गए। रूल नंबर 3, अगर रे ओ में से, देखो पैरेलल एफ में से, पैरेलल एफ में से, जो एफ में से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 3, जो रे ओ में से जाती है वो सीधी सीधी निकल जाती है, और रे बेटा जो रे ओ में से जाती है वो सीधी सीधी निकल जाती है। नो रिफ्रैक्शन, क्या? नो रिफ्रैक्शन।
सी वाला जैसा हो गया, सी पे गई सी से वापस आई, सी पे गई सी से वापस आई, ये ओ में से गई ओ में से सीधा चली गई, पास वापस नहीं आई। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे। हमारे पास देखो, हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे, सेम टू सेम जैसा ये मेथड यहाँ फॉलो करेंगे वही लेंस भी करेंगे, दोनों सिमिलरिटी डायग्राम आपको लगेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट। इस तरफ हमारे पास कॉन्केव मिरर है, इस तरफ हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, पहला जो डायग्राम बनने जा रहा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। नोट में लगा दीजिए बेटा, जगह नहीं है यहाँ पे, लिख देते चलो। ये पहला वाला कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है। चलो, इंफिनिटी से आने वाली रे कैसी होती है, पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल। ऐसी पैरेलल रे आई, ऐसी पैरेलल रे आई। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे कहां से पास करती है, एफ में से। पैरेलल रे कहां से पास करती है, एफ में से। पैरेलल रे कहां से पास करती है, एफ में से। देखो बन गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली रे कैसी होती है बेटा, पैरेलल। पैरेलल रे कहां से पास करती है, एफ में से। पैरेलल रे कहां से पास करती है, एफ में से। रंगीन इमेज है ना। चलो, क्या रे रियल में मिली, हाँ। क्या रे रियल में मिली, हाँ। इमेज के बारे में बताओ, इमेज के बारे में दोनों में कॉमन बात है, इमेज। इमेज के बारे में बताओ। अच्छा, इमेज कैसी है, रियल है। कैसी है, रियल। सेकंड पॉइंट बताओ, कहां बन रही है, एट एफ। एट एफ फोकस पे। कहां बन रही है, फोकस पे, एट फोकस। चलो और बताओ, कितनी हाईली डिमिनिश, एकदम छोटी। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज इमेज, सॉरी, एकदम हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। ठीक है, अच्छा और बताओ सर। अच्छा, आपने एक वर्ड मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं जाना होगा, तो थोड़ा साइड में समझ लीजिए थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। चलो, एच आई बाई एच ओ या एच डैश लिख दो, एच डैश बाई एच है ना। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, एच डैश बाई एच। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन मतलब एच डैश बाई एच। चलो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था लेकिन बड़ा था। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, मतलब समझ लो 100 मीटर का ऑब्जेक्ट था, लेकिन बहुत दूर था, तो उसकी इमेज एकदम छोटी सी बनी, एकदम पॉइंट साइज 0। मतलब दोनों वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना है, 0। एग्री। चलो, बहुत दूर से आने वाली रे पैरेलल एफ में मिली, दूर से आने वाली रे पैरेलल एफ में मिली। रियल इमेज, रियल इमेज। एट फोकस, एट फोकस। हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। और लिखना चाहो तो इन्वर्टेड लिख देते हैं, इन्वर्टेड। रियल जहां पे लिखो वहां पे इन्वर्टेड लगा ही देना, और वर्चुअल लिखो वहां पे इरेक्ट लगा देना। क्लियर। सेकंड वाले डायग्राम में देखो, सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा है ना। ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज करो यहां पे बियॉन्ड सी, और यहां पे बियॉन्ड 2f। कहां पे है, बियॉन्ड सी, और यहां पे कहां पे है, बियॉन्ड 2f। 2f से थोड़ी दूर, यहां पे c से थोड़ी दूर। चलो, दो रूल। रूल नंबर 1, इसके सर में से रे निकली पैरेलल। पैरेलल रे कहां से आती है, f में से। इसके सर में से रे निकली पैरेलल, पैरेलल रे कहां जाती है बेटा, f में से गई। चलो, जो रे f में से जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। जो रे f में से जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल। इमेज बनी यहां पे, इसकी इमेज यहां पे बन गई। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। अच्छा, इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज के बारे में बताओ। इमेज
पहली चीज रियल, रियल चीजें कैसी होती है, रियल चीजें कैसी होती है, इन्वर्टेड। अच्छा लोकेशन बताओ कहां बन रही, एफ और सी के बीच में, F1 सॉरी F2 F और C के बीच में, ये C समझो इसको, C मतलब C समझो, F और C के बीच में, F और C के बीच में, इधर वाले केस में F एंड C के बीच में, और इधर वाले केस में F2 एंड 2F2 के बीच में। क्लियर, समझ आ रहा है, हो गया काम खत्म। F एंड C के बीच में, F2 एंड 2F2 के बीच में। अच्छा मैग्निफिकेशन बताओ, मान लो हाइट इसकी 100 थी, 100 मीटर, और बन गई बेटा ओनली 20 मीटर। 100 मीटर का था बड़ा सा ऑब्जेक्ट, अब दिखाई दे रहा है छोटा सा 20 मीटर का। छोटी इमेज है ना, छोटी इमेज मतलब लिख सकते हैं रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और बताइए सर मैग्निफिकेशन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालोगे, हाइट थी 100 और बनी कितनी 20, बन रही है 20 और था 100, कर गया, आंसर आया 1/5। क्या आया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/5। अच्छा छोटा आया, इसका मतलब हो गया 5 टाइम्स छोटा कर दिया। अगर यहाँ पे मैंने मान लो 50 लिया होता तो ऊपर 50 आता, तो नीचे आंसर कितना आता, 50 ने 100 को 2 से काट दिया, आंसर क्या था 1/2, दो बार छोटा। अगर इधर 25 होता तो 4 टाइम्स छोटा कर दिया इमेज को, है ना। फिलहाल के लिए कितना था, 20 लिया था मैंने, 20 लिया मतलब कितना हो गया, 5 टाइम्स छोटा कर दिया। क्लियर है, तो दोनों का मैग्निफिकेशन 1/5 बट एक चीज, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, इन्वर्टेड इमेज दैट मींस। क्लियर है, मैग्निफिकेशन 1/5 मतलब 5 टाइम्स छोटा और साथ साथ में माइनस कर दिया मतलब उल्टा। माइनस लगेगा, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी तो माइनस लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट भी सीधा और इमेज भी सीधी तो क्या लगेगा, प्लस। बोलो क्लियर है, पक्का। चलो कॉपी कर लो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड डायग्राम में क्या, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट जो है एट सी, और यहां पे जो है ऑब्जेक्ट एट 2F का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सी पे है, हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है ना तो इमेज भी उधर ही बनती है, सेम टू सेम, यहां सीधी उतनी ही साइज की। देखो रूल क्या, पैरेलल रे कहां से आती है बेटा, एफ में से, पैरेलल रे ऐसे गई कहां से आती है, एफ में से। तो अब क्या करना पता है, ये डायग्राम है तो थोड़ी सी बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज उल्टी नीचे बनती है। मान लो ए बी है तो इसको हम कहते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश टू ऐसा बनती है। हाँ ऑब्जेक्ट सीधा रखा, उसकी इमेज उल्टी बनती है, तो है ना। पैरेलल भी ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता, तो क्या करो पता है, सेटिंग, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे है उसी जगह पे इमेज बना दो सेम साइज की, है ना। ऊपर 2-3 लाइन की ऑब्जेक्ट तो नीचे भी 2-3 लाइन की इमेज जितनी बनेगी, फिर ऐसे क्रॉस बना देंगे ऐसे। देखो थोड़ा सा बना ना ऐसे एरर आ ही जाती है ऐसे, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे देखो सीधा लाइन, फिर ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, ये आपको फोकस करना हो गया। देन ऑब्जेक्ट कहां पे, सी पे, और पैरेलल रे एफ में से, जो एफ में से जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। क्लियर। उसी तरीके से यहां ऑब्जेक्ट जितने साइज का उतनी ही साइज की इमेज। पैरेलल कहां जाती है बेटा, पैरेलल रे कहां जाती है, एफ में से, और जो रे एफ में से जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल। देन हो गया डायग्राम खत्म। अच्छा कोई कंफ्यूजन, इमेज के बारे में बताओ, इमेज मस्त है, इमेज कैसी, रियल दोनों में। वापस रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। और बताओ, सेम साइज की, दोनों में सेम साइज की। अच्छा लोकेशन की बात करो, एट सी, यहाँ पे लोकेशन क्या है,
2f कहां पर थे बेटा 2f पे। अच्छा और बताइए सर मैग्निफिकेशन के बारे में बताओ। मैग्निफिकेशन अगर मान लो ऑब्जेक्ट 100 मीटर की होगी तो इमेज भी 100 मीटर की बनेगी। तो मैग्निफिकेशन कैसा देखा जाए तो 100/100 कितना आता है बेटा आंसर 1। मतलब मैग्निफिकेशन 1 आना चाहिए। हम मैग्निफिकेशन 1 लिखना चाहते थे बट हम मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे -1। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उल्टी है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा और इमेज उल्टी हो जाती माइनस क्या इन्वर्टेड, माइनस क्या इंडिकेट करता है इन्वर्टेड। दोनों का मैग्निफिकेशन -1 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डायग्राम। चलिए आइए अब देखते हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखना है बेटा C एंड F के बीच में। देखो पहला कहां था इन्फिनिटी में, फिर हमने थोड़ी दूर लाई, फिर कहां पे लेके C पे। अब क्या करना है C और F के बीच में लेके आना है और यहाँ पे 2F और F के बीच में लेके आना है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। कैसे? हमारे पास रूल क्या, पैरेलल रे कहां जाती है F में से, इसमें से पैरेलल रे गई, पैरेलल रे कहां जाती है बेटा F में से, ऐसे टकराने के बाद ऐसे चली गई। चलो वेरी गुड, पहली क्या हो गई, अच्छा ऐसे गई ऐसे चली गई। सेकंड जो रे F में से जाती है वो क्या हो जाती है पैरेलल, जो F में से जाती है वो हो जाती है पैरेलल। ये दोनों यहां मिली मतलब यहां पे बड़ी सी इमेज बनी, दिख रही है बड़ी सी इमेज। चलो उसी तरीके से यहाँ पे पैरेलल रे कहां से आती है बेटा F में से, और जो रे F में से जाती है वो क्या हो जाती है पैरेलल, और ऐसी बड़ी सी इमेज यहाँ पे बनी, देखा बड़ी सी इमेज। चलो इमेज के बारे में बताया जाए तो इमेज कैसे होगी, इमेज है मास्टर रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है इन्वर्टेड, वेरी गुड इन्वर्टेड। और बताओ एनलार्ज्ड है ना, एनलार्ज्ड है दोनों इमेज। और बताओ हाँ वन कहां रही है बियॉन्ड सी, इस वाले केस में क्या है बियॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या है बेटा इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड 2F से दूर बन रही है। ओके और बताओ बेटा, चलो है ना, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है, बियॉन्ड सी है। अच्छा मैग्निफिकेशन बताओ, मान लो इसकी साइज थी 100 मीटर और इसकी साइज हो गई 300 मीटर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है h'/h। 300 मीटर की हो गई 100 मीटर की थी, मीटर कट या सेंटीमीटर जो भी होता है ना, आंसर आया 3। मतलब कितने टाइम्स आपने बड़ा कर दिया, 3 टाइम्स इमेज बड़ी हो गई। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 बट +3 या -3, वेरी गुड -3, बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन कितना आएगा -3। माइनस क्यों, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, दैट्स व्हाई ये माइनस। और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन क्या आएगा माइनस -1 -2 -3 -4 ऐसा 2.5 3.5 बट सब माइनस और ग्रेटर देन 1। वैल्यू ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, देखो वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज बड़ी हो रही है, इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज की, और लेस देन 1 मतलब छोटी है, माइनस मतलब इमेज उल्टी है, और प्लस मतलब इमेज सीधी है। एग्री? चलो कॉपी करो इसे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पे है F पे, इंफिनिटी, बियॉन्ड C बिटवीन C एंड F। अब कहां रख दो F पे, ऑब्जेक्ट है F पे, ऑब्जेक्ट है F पे। इतना हमेशा करना F पे इमेज ही बनती, इमेज बहुत बड़ी बनेगी, दूर इंफिनिटी। कैसे? पैरेलल रे कहां जाती है, पैरेलल रे जाती है F में से। पैरेलल रे कहां जाती है, पैरेलल रे जाती है F में से, और जो रे F में से जाती है वो पैरेलल। अब F पे ही ऑब्जेक्ट रखो तो F में से कैसे निकालोगे, जो ऑब्जेक्ट F पे ही रखा है तो F में से कैसे नहीं निकालोगे, नहीं निकलेगी। तो रूल नंबर 3 क्या था बेटा, जो रे C में से जाती है वो C में से निकल, मतलब समझो कि ऐसी है ना, रे ऐसे कुछ गई, यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ये
ऐसे गई रे, ऐसे यहां से निकल के गई, इस पे टकराई, टकराने के बाद वापस ऐसे सी में से वापस रिटर्न चली गई। ये रे दोनों कैसी हो गई? पैरेलल। पैरेलल रेज है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो देयर इज नो इमेज। और ऐसे कह सकते हो इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर कह दो तो इमेज कहां बन रही बेटा? इंफिनिटी। ऐसा कह सकते हो एक्सट्रीमली एंड लार्ज इमेज, बहुत बड़ी इमेज बन रही दोनों केस में। कहां बन रही बेटा? इंफिनिटी। यहाँ पे पैरेलल रे एफ में से और जो रे ओ में से जाती है वो सीधा चली जाती है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कैसी रेस बेटा? हाँ बहुत बड़ी बात है। कैसी रेस? पैरेलल रेस डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। इमेज एट इंफिनिटी। चलो इमेज के बारे में बताओ। इमेज पहली रियल, सेकंड चीज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। देन अब बताइए बेटा और बता। एक्सट्रीमली मैग्निफाइड एंड लास्ट दोनों। लोकेशन एट इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी बन रही है। और बता मैग्निफिकेशन, इमेज बहुत बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है? एच रेस बाय एच, ऊपर इंफिनिटी बाय एच, आंसर आएगा इंफिनिटी। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी टाइम बड़ी करते, बहुत बड़ी करते। कॉपी कर लो, नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब एफ हो गया। अब नेक्स्ट अब पढ़ते हैं एफ और पी के बीच में। ये वाला क्वेश्चन है ना, एफ और पी के बीच में, इसमें इमेज बनेगी भूतिया, वर्चुअल इमेज। इसमें भी यहाँ पे आओगे ना, इन दोनों के बीच में आओगे ना, ये जगह ऐसी है ना जिसमें वर्चुअल इमेज बन जाती है ना। बता देखो, और थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस करना पड़ेगा, पीछे में होने वाली है से पी एफ सी। देखिएगा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर, अब देखिएगा पैरेलल रे कहां से आने की कोशिश करती है? पैरेलल रे एफ में से जाने की कोशिश करती है, गई। एंड जो रे सी में से जाती है, एंड जो रे सी में से जाती है, तो सी में से तो नहीं जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे गई और वो रे वापस ऐसे टकरा के सी में से चली जाती है। डाइवर्जिंग रे होगी। कैसी होगी? डाइवर्जिंग रे। ये दोनों रेस कैसी है? डाइवर्जिंग रेस है। डाइवर्जिंग रेस मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो रियल इमेज। कैसे बेटा? नो रियल इमेज। बट अगर आंखें से बेटा, अगर आप अपनी आंखें लगा के यहां से देखोगे, ऐसे यहां से देखोगे तो ये रे कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देगी। ये ऐसे यहां से है ना, आपको यहाँ पे बड़ी सी इमेज दिखाई देगी। ऐसी इमेज एक बड़ी सी इमेज दिखाई देगी ऐसे। इस इमेज को हम क्या कहते हैं? भूतिया इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज। रियल में तो मिलेगी नहीं, लाइक रियल में तो नहीं मिल रही है। ऐसे हमें लग रहा है कि पीछे से मिल के आ रही है। अगर ऐसे मिरर के अंदर देखोगे तो एक बड़ा सा आपको इमेज दिखाई देगा मिरर के अंदर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखोगे बिटवीन एफ एंड ओ, है ना। चलो पैरेलल रे कैसी होती है? पैरेलल रे एफ में से चली जाती है, जो रे ओ में से जाती है। देखो दोनों रे कैसी बेटा? डाइवर्जिंग। इंटीग्रल में क्या लिख सकते हो? डाइवर्जिंग रेज, सेम, डू नॉट इंटरसेक्ट, नो रियल इमेज। जैसे 3 पॉइंट यहां पे, वैसे 3 पॉइंट यहां पे, नो रियल इमेज। बट देखोगे अगर यहां से वैसे देखोगे, ये रे कहां से आ रही, कहां से आ रही है, तो कहां से फैलेगा? ऐसे पीछे, ऐसे पीछे, ठीक है, ऐसे पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मिलती हुई दिखाई देगी।
तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा कि ये रही, देखो, है ना, बड़ी सी इमेज। अच्छा, इमेज के बारे में बताओ। इमेज कैसी है? मस्त है, बट वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल, रियल नहीं, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, इरेक्ट है। और बताइए सर, बिहाइंड द मिरर, है ना, इधर क्या है? इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इसमें आएगा बिहाइंड द मिरर, या ऐसे कह सकते हो इनसाइड द मिरर। एक्चुअल बिहाइंड द मिरर का मीनिंग ही होता है इनसाइड द मिरर, है ना। यहां पे क्या होता है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या आएगा? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइड इमेज बन रही है। चलो, एंड लास्ट हो गई दोनों। मैग्निफिकेशन बताओ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन देखो, मान लो ये 100 था और ये 400 बनी, ये 100 था और ये 400 बनी, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h/h, 400 सेंटीमीटर की हो गई, 100 सेंटीमीटर की थी, आंसर आया 4। 4 गुना बड़ी कर दी, मतलब मैग्निफिकेशन ऐसे 1 2 3 4, 1 से बड़ा, मतलब 2 3 4 या 2.5 3.5, कोई भी नंबर, मतलब 1 से रियल नंबर होंगे, 1 से बड़ा होगा नहीं, सॉरी नेचर नंबर होंगे, बट सॉरी सारे रियल नंबर होंगे बट पॉजिटिव, 1 से बड़े होंगे सारे रियल नंबर। और इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? प्लस। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इमेज, ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज सीधी, ऑब्जेक्ट उल्टा, इमेज भी उल्टी, है ना, इन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। जहां जहां पे इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, सीधा ऑब्जेक्ट रखोगे उल्टी दिखाई देगी, उल्टा रखोगे सीधी दिखाई देगी, वहां पे मैग्निफिकेशन माइनस। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए, अब आखिरी 2 डायग्राम देखिए। अब है ना हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस एंड मिरर। कॉन्केव मिरर ये रहा, है ना, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस। चलिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है? पैरेलल। सारे बोले, जैसे इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। चलो, पैरेलल रेस आ रही है। अब ये रे आने के बाद टकराई ऐसे, देखो अगर रे ऐसे आएगी, टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी, रे ऐसे आएगी टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी। चलो, रे तो चली गई, कोई इशू नहीं, लेकिन ये रे को देखोगे कहां से आ रही थी? ऐसे। ये रे को देखोगे कहां से आ रही थी? ऐसे। तो हमें ऐसा एहसास हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक जगह से आ रही है, कहीं पॉइंट से। किस पॉइंट से आ रही है? एफ पे से। तो ऐसा हमें एहसास होता है कि ये एफ पे से आ रही थी। इमेज कहां बनती बेटा? एफ पे। इमेज कहां बनी बेटा? एफ पे। वर्चुअल इमेज, रियल में नहीं है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। चलो, पैरेलल रे आई और ऐसे चली गई, डाइवर्स कर गई, डाइवर्जिंग लेंस है। ऐसा लगता है जैसे वो यहां से आ रही थी, ऐसा लगता है जैसे वो यहां से, और इधर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो यहां से गई हो। क्लियर है? ऐसा लगता है जैसे वो आई और यहां से गई, आई और यहां से गई, ऐसे। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती? इरेक्ट। और बताओ, और बताओ। पॉइंट साइज एकदम हाईली डिमिनिश। और बताओ, और बताओ, और बताओ। कहां बन रही? एट एफ। एट एफ। मैग्निफिकेशन क्या लिख दोगे? एकदम छोटी इमेज बन रही है, एकदम छोटी डिमिनिश, एकदम छोटी, एफ पे बन रही है 0, है ना। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा दूर से, पर इसकी इमेज तो एकदम छोटी सी बन रही है, तो मैग्निफिकेशन कितना? 0। तो देख लेता। चलो, आखिरी डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कोई पे भी रखो, इसके ऑब्जेक्ट इसके सामने ऐसे कहीं पे भी रख दो, ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, यहां से कहीं पे भी ऐसे,
जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रखो तो अच्छा लगेगा ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है, पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे कहां से जाने की कोशिश करती है, एफ में से, या तो रियल एफ में से या तो वर्चुअल एफ में से। तो यहाँ तो एफ में से जा नहीं पाएगी, बट ऐसे जरूर निकलेगी कि हमें ऐसा लगेगा कि वो एफ में से ही गई है। हाँ, ये तो रियल एफ में से तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा जरूर जाएगी कि ऐसा लगता है हमें कि वो एफ में से आ रही हो, ऐसे चली जाती है। ओके, जो रेस सी की तरफ जाती है, ऐसे उसका टारगेट सी पे होता है, जो रेस सी की तरफ टारगेट करती है वो वापस टकरा के सी में से वापस रिटर्न हो जाती है। ये देखो देखोगे तो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, ये रे ऐसा लगता है कि जैसे वो सी में से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मिली और यहाँ पे इमेज बनाइए, इमेज तुम्हारा, ये रहा इमेज। जैसे ये रे पैरेलल रे एफ में से जाने की कोशिश की, चलो ठीक है, रियल एफ नहीं था तो वर्चुअल एफ। जो रे ओ में से जाती है वो सीधा सीधा निकल जाती है ऐसे, टिंग 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 टिंग। अच्छा, ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से, और ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से। ये दोनों यहाँ पे मेरी और यहाँ पे क्या बना बेटा, इमेज। दोनों में देखो सेम टू सेम, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटी इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटी इमेज। ठीक है, क्या ये रेज रियल में मीट कर रही है, नहीं। क्या ये रेज रियल में मीट की, नहीं। तो ऐसी इमेज कैसी बेटा, दोनों में केस में वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज बेटा कैसे होती है, हमेशा इरेक्ट। कैसे होती है, इरेक्ट। चलो और बताओ बेटा, और बताइए सर। हाँ बेटा, लोकेशन क्या है, पी और एफ के बीच में ही बनती है हमेशा, इधर बिटवीन पी एंड एफ, और इधर हमेशा कहां बनेगी बेटा, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड पोल, इसके बीच में ही बनती है। क्लियर है, फोकस एंड सेंटर एंड फोकस एंड पोल के बीच में ही इमेज बनती है। चलो और बताइए सर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और बताइए मैग्निफिकेशन। मान लो ये 100 का था और ये 20 का बन गया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट कितनी हो गई, 20 थी, कितनी 100 की, 1/5, 5 टाइम्स छोटा हो गया है ना, अच्छा 5 टाइम्स छोटा हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/5, 5 टाइम्स छोटा हो गया। चलिए ठीक है, बट ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधी, दैट मींस मैग्निफिकेशन कैसा लिखेंगे हम, +5। +5 मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधी, और 1/5 मतलब 5 टाइम्स छोटा, 5 टाइम्स छोटा। क्लियर है, आइए देख लीजिए। अच्छा एक चीज और, कि जैसे हमारे पास प्लेन मिरर होता है, क्या होता है, प्लेन मिरर, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसकी इमेज यहाँ बनती है, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना आता है, +1। ना ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ ना ऑब्जेक्ट छोटा हुआ, 1। ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, तो +1। क्लियर है, कॉपी कर लो। चलिए तो अब हम सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन देख रहा था, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट ऐसे आती थी, ऐसे टकरा के रिटर्न चली जाती थी, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका बेंड होना, दैट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को कैसे होता है आइए देखिए। मान लो हमारे पास एक मीडियम 1 है, ये सपोज कर लेते हैं एयर मीडियम है। हमारे पास एक मीडियम 2 है, इसे हम सपोज कर लेते हैं वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम। लाइट ऐसे आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, और ऐसे जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे सरफेस में एंटर की, जाना उसको ऐसे था बट वो ऐसे नहीं गई, अपने पाथ से वो डेविएट हो गई। डेविएट मींस वो अपने पाथ भटक गई, रास्ता भटक गई, और जो वो जा रही थी वो ऐसे चली गई, वो ऐसे गई। जाना था उसको इस रास्ते पर, वो ऐसे गई। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये होता क्यों, आइए थोड़ा समझते हैं।
देखो इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। हाँ, जैसे उसमें नॉर्मल बनाते थे, सरफेस को परपेंडिकुलर, क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस को बनाए परपेंडिकुलर। इस रास्ते जाना चाहती थी बट ये गई, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्शन ये होता क्यों? होता इसकी वजह से है कि दो मीडियम अलग अलग हो जाते हैं। दो मीडियम अलग अलग मतलब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? कुछ देर बाद समझोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे जनरली एन कहते हैं, ईटा, इसे ऐसे लिखते हैं ईटा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे एन कह देंगे। एन, एन मतलब क्या होता है? सी बाई बी। समझोगे कि थोड़ी देर बाद जो बताऊंगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी बाई बी। ये एक रेयर मीडियम था, एक एयर जो है वो एक पतला मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और एक वाटर था वो डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, मतलब लिख सकते हो 4/3। क्या लिख सकते हैं? 1.33। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इसकी कंपेयर में ये क्या था? ये डेंसर मीडियम था। मतलब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तब लाइट बेंड होती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बेटा, देखिएगा, रुकिए देखिएगा, देखो, हाँ, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कुछ अलग तरीके से बेंड होती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कुछ अलग तरीके से बेंड होती है। हर बार नहीं कि अंदर ही झुक जाती है। देखो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है ना तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, आरडीटी। क्या? आरडीटी। रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो ऐसे जाने की जगह पे, वो जब ऐसे जाने की जगह पे वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ जाती है, नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा होता है। अच्छा, ये याद कैसे रखोगे? रॉबर्ट डाउनी थैनोस। अब डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तब क्या होता है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये ऐसे जाने की जगह पे वो थोड़ा सा दूर चली जाती है, अवे कर जाती है ना। तो इस वाले केस में आई छोटा हो जाता है, आर बड़ा हो जाता है। डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। इसे हम कहते हैं डॉक्टर अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेन नहीं, डॉक्टर अमेरिका, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, आरडीटी, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डॉक्टर अमेरिका, रॉबर्ट डाउनी थैनोस, रॉबर्ट डाउनी टोनी, जो भी याद रखना चाहो रख लो, ठीक है। क्या हर बार, जैसे सुनो, इसका डेफिनेशन लिखूंगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। क्या एवरी टाइम यही होता है? नहीं, एवरी टाइम नहीं होता। एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जब लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता। आइए देखते हैं, आइए देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है ना, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये वर्ड ऐड कर देना, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इट्स गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। किस जगह से? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हो रही थी उस पॉइंट से डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बट एक जगह पे इसमें एक वर्ड मिसिंग था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि देखो, ये भी तो लाइट ऐसी है ना कि रेयर से डेंसर आ रही है बट इसका बेंडिंग नहीं हुआ। ये भी लाइट ऐसी जो डेंसर से रेयर आ रही है बट इसका बेंडिंग नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ ये सरफेस को परपेंडिकुलर आ रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल जो बनाती है ना उसी की सेम डायरेक्शन में आ रही है,
इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। अगर ऐसी लाइट आती है तो उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो डेफिनेशन में क्या करेंगे हम, ऑब्लिक लाइट। ऑब्लिक लाइट मतलब एक टेढ़ी लाइट, ऐसे टेढ़ी लाइट travels from one transparent medium to another transparent medium at the point of incident it's get deviated from its original path, अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है और इसका ये अपने रूट की अपना रास्ता बदल देती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। एग्री? आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक दो है ना, और रेशियो है किस चीज का, वेलोसिटी का। कौन कौन सी वेलोसिटी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, मतलब वैक्यूम है ना, जो लाइट की स्पीड है वो, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, किस मीडियम में से जा रही थी, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एंड देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इसका सिंबल है। स्पीड लाइट ऑफ स्पीड स्पेस में हम कहते हैं c, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से जा रही थी। लेकिन जब किसी मीडियम में जाती है ना, डेंसर मीडियम, देखो सबसे अच्छा वाला मीडियम है स्पेस, जो कोई बिल्कुल डेंसिटी जीरो, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पे, डेंसर है ही। जब वहां उसकी स्पीड इतनी थी, मतलब किसी भी मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होने वाली है, जितना ज्यादा डेंस उतनी कम स्पीड होगी। उसकी स्पीड थी 3 × 10⁸, लेकिन मीडियम में आने की वजह से उसकी थोड़ी स्पीड कम हो गई, और उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चल शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता है 1 है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब फॉर्मूला क्या होता है, c/v। चलो छोड़ो उसको, v को यहाँ पे लो, n को यहाँ पे ले लो, v = c/n। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, सो v = c/n। आइए एयर के बारे में बात करते हैं। एयर में स्पीड कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर कितना है 1, इसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸, नीचे 1 आ गया, मतलब लाइट की स्पीड एकदम बिल्कुल चेंज होने वाली है। अच्छा असल रियलिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब इसकी स्पीड जो है ना वो 2.9 के आसपास कुछ हो जाती है बेटा, मतलब थोड़ी सी स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन बहुत कम होता है। इसके लिए हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको 1 ले रखा, ठीक है, आपको भी 1 ही लेके चलना है। स्पीड इन वाटर मीडियम, फॉर्मूला क्या है, c/n, n की जगह पे n ऑफ वाटर, ये 3 × 10⁸, और ये जो होता है 1.33। असल में देखो 1.33 कितना होता है, इसे हम लिखते हैं 4/3। क्या लिखते हैं, 4/3 होता है। तो इसे अपना 4/3 का तो 3 × 10⁸ और डिवाइड बाय 4/3। 4/3 लिखो या ऐसे 1.33 का, तो आपकी मर्जी, वो तो सब चलेगा। मीनिंग समझने की कोशिश करें। जब लाइट स्पेस में से वाटर में गई तो वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, डिवाइड बाय 1.33 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। जैसे तुम्हारे पास मान लो ग्लास है, सभी ग्लास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमारे पास जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो स्पीड कितनी थी c, और ये ग्लास कितना होता है, ग्लास 3 × 10⁸ स्पीड थी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब उसकी स्पीड 1.5 टाइम कम हो गई, 1 टाइम कम हो गई, और उसकी स्पीड कितनी बची, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्री? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। लाइट कितने टाइम्स उसकी स्पीड कम होगी, इस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो क्या था, रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी, मतलब ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, मतलब ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों चीज कर दिया। मतलब ये क्या यूनिटलेस है, क्या है, यूनिटलेस है। ये यूनिटलेस, इसका अगर पूछ ले यूनिट क्या आता है तो इसके पास कोई यूनिट नहीं है, एक रेशियो है। चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मान लो लाइट n1 मीडियम से n2 मीडियम में आ रही है, पहले वाला मीडियम था n1, दूसरा वाला मीडियम था n2। अच्छा अब इसको रिलेटिव मतलब क्या, हमने n12 लिखा तो ऊपर आएगा n1/n2, मतलब इन दोनों का रेशियो ले लिया। अगर लाइट मान लो n2 मीडियम से n1 मीडियम में जा रही थी, ऐसे है ना,
N2 मीडियम से N1 मीडियम में लाइट जा रही थी, तो उसका बेंडिंग हो रहा था, चाहे टूवर्ड्स दी हो रहा हो या अवे फ्रॉम दी हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो हमने ये लगा दिया N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1। आइए देखते हैं N1 मतलब क्या होता है, वैक्यूम में स्पीड इतनी थी, मेरे मीडियम में स्पीड इतनी है। N2 क्या बोलेगा, वैक्यूम में स्पीड इतनी थी, मेरे मीडियम में स्पीड इतनी है। इन दोनों के रेशियो को N1 कहा जाता है और N2 कहा जाता है। अच्छा, जैसे तुम्हें निकालना होगा N12, क्या निकालना है N12, तो आप क्या करोगे N1 बाई N2 लिखोगे। N1 मतलब क्या होता है C बाई V1 और N2 क्या होता है C बाई V2। C कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा V2 बाई V1। मतलब आप N1 बाई N2 की जगह पे क्या लिख सकते हो V2 बाई V1। ठीक है, अगर उसी तरीके से आपको N21 लिखना हो तो N2 बाई N1 लिखोगे। डन। N2 की जगह पे क्या लिखोगे C बाई V2 और C बाई V1। C कर गया, V1 ऊपर V2 नीचे। N2 बाई N1 की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं V1 बाई V2। डन। इट्स अ रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी। क्लियर है, पक्का समझ में आया। देखो आइए देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी हमने देख रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख रखा था। इसमें क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट आती है उसी सेम एंगल से लाइट जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस में डिफरेंट है ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं। इसमें जो पहला लॉ है उसे जो फर्स्ट लॉ जैसे I इज इक्वल टू R था, ऐसा कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक नाम है। पहला लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। लाइट कौन सी मीडियम से आ रही है N1, कितने एंगल पे आ रही है I एंगल से आ रही है। अच्छा, कौन सी मीडियम से जा रही है N2 मीडियम में जा रही है, कितने एंगल पे जा रही है R एंगल पे जा रही है। इस फॉर्मूला को, इस रिलेशन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं हम, स्नेल्स लॉ। एग्री। जैसे वहां पे डायरेक्ट I इज इक्वल टू R था, यहाँ पे I इज इक्वल टू डायरेक्ट R नहीं है, I इज इक्वल टू R है, बट साइन I साइन R और N1 N2 दिया हुआ है साथ में। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेम टू सेम है दोनों। इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे कौन सा होगा रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। एग्री। ओके, चलो इसे अगर मैं थोड़ा सा आगे खींचूं तो क्या होगा पता है, देखो N1 sin I, एक सीधा लिखो, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करो, देखो मैंने N2 को यहां पे ले लिया, sin I को यहां पे ले लिया। N1 by N2 is equal to sin R by sin I। ठीक है। अच्छा, N1 क्या होता है, N1 is equal to C by V1 और N2 क्या होता है C by V2। डन। N1 by N2 अगर हम लिखते थे तो क्या आता था, C का क्या आता था V2 पर V1 नीचे, मतलब क्या हो जाता था V2 by V1। मतलब हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं V2 by V1, है ना। N1 by N2 तो था ही, और sin I sin R, sin R और sin I। अगर इसे उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा इन्वर्स कर दो, sin I sin R, N2 N1 V1 V2। देख लिया रिलेशन। ओके, चलो ऐसे तो हमने लेंस वाला पूरा पोर्शन देख रखा है, लेंस के डायग्राम देख रखे थे, लेंस कितने टाइप का होता है ये देख रखा था, लेंस की वजह से जो इमेजेस फॉर्म होती थी, कॉन्वेक्स की वजह से, कॉन्केव की वजह से, ये सब कुछ देख रखा है। लेकिन अब हम एक टॉपिक बचा है हमारा, पावर ऑफ लेंस। क्या बचा है, पावर ऑफ लेंस। तो ये लेंस का पावर क्या होता है, तो इसे डिफाइन किया गया जस्ट ऐसे, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। क्या डिफाइन किया गया बेटा, 1/फोकल लेंथ। अच्छा, जैसे देखिएगा, मान लो ये लेंस जैसे तुम्हारे सामने है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है, अगर पैरेलल रे आती है तो बैंड होके यहां से जाएगी, है कि। चलो इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं। अगर मैंने एक पतला लेंस लिया, एकदम पतला लेंस लिया,
तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है, लेंस में से रे ऐसे आएगी, यहाँ पे बेंड होके जाएगी। ठीक है, और एक मैंने एकदम मोटा सा लेंस लिया, उसकी फोकल लेंथ यहीं पे है, पैरेलल रे आएगी और यहीं गुजरी जाएगी। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस सपोज कर लो 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब इसका पावर मुझे बताइए भाई, पावर क्या क्या होगा, किसका पावर कितना होगा? पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ इसकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी बेटा, स्मॉल एफ 20 सेंटीमीटर, अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर, अगर कन्वर्ट करोगे तो 0.05 मीटर। किसका पावर ज्यादा? फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो इसका जो आ रहा है वो कितना आएगा 1/0.1 मतलब 10, 1/10 मतलब सॉरी 1/0.1 मतलब 10। इसका जो पावर आ रहा है, इसका जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.2, 1/f मतलब 1/0.2, 0.2 हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, ऐसे कर दोगे तो आंसर आएगा 5। कितना है इसका 5। और इसका कितना आ रहा है देखो 1/0.05, तो इधर कर दोगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, इसको 20, तो इसका पावर है 20। किसका पावर ज्यादा है? इसका पावर ज्यादा है ना। इसका पावर और कम, इसका पावर और कम, है ना। सबसे ज्यादा पावर इसका है, तो ये समझो थोड़ा। पावर मतलब देखो जिसकी फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। देखो लाइट को 5 सेंटीमीटर के अंदर ही बैंड कर दिया, इसका पावर बहुत ज्यादा था। इसने लाइट को 10 सेंटीमीटर में बैंड किया, 5 सेंटीमीटर में बैंड किया, इसे 10 सेंटीमीटर में, इसका पावर इसकी कंपेयर में आधा था। इसका पावर कितना था 20, तो इसका पावर इससे आधा है, कितना है 10। इसने 10 में बैंड किया और इसने इसको बैंड करते करते, इस लेंस पतला था, बैंड करते 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 मिलाते मिलाते फोकस पे लाते 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 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर चला गया, है ना। तो इसको टाइम मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, तो इसका पावर कितना है इससे भी आधा, 10 का भी आधा 5। बोलो क्लियर था? ये था पावर। जो जल्दी मिला देता है, जल्दी फोकस पे ले आता है, उसका पावर ज्यादा, है ना। जल्दी से बैंड कर दिया, जल्दी से लाइट को कन्वर्ज कर देता है। देखो ये जल्दी से कन्वर्ट कर दिया, इसका पावर ज्यादा, ये लेट से कन्वर्ट किया, इसका पावर कम। डाइवर्ज में भी सेम ऐसे ही होते हैं, जो जल्दी से डाइवर्ज कर देता है उसका पावर ज्यादा, और जो धीमे धीमे डाइवर्ज करता है, दूर तक डाइवर्ज करता है, उसका पावर कम। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हारा दी एंड। अब न्यूमेरिकल जाता है, देख लीजिए फटफट। हमने न्यूमेरिकल के लिए क्या किया है, हमने पूरा सा एक अलग सा अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। सारा पूरा अच्छे से रिकॉर्ड किया था। एक में कर दे तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, तो हमने उसे पूरा अलग से बनाई। वो न्यूमेरिकल पोर्शन है और ये पूरी वाला थियरी वाला पोर्शन था, ठीक है। चलो डन।